नोट सर अपलोड करना है अपलोड करना है, कब अपलोड होगा? सर आज ही। आज ही हो जाएगा? मैंने तो क्लास से पहले यस बोला था सर। अपलोड करने के लिए। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम, अच्छा। हम्म। तो जो होमवर्क दिया था उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए? सर मेरे से तो 7 क्वेश्चंस हुए नहीं, मम्मी को समझ नहीं आए। कौन कौन से? वो पहला कौन सा है? सर 5.10। 5.10. A body of mass 0.4 kg moving with a constant speed of 10 meter per second to the north is subjected to a constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 सेकेंड। अच्छा, यानी कि हमारे पास जो है वैल्यूज देखा जाए तो मास है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 5.10 एंड बॉडी का मास गिवन है दैट इज 0.4 kg और मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ, यानी कि बॉडी जा रही है नॉर्थ। तो अगर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है तो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो नॉर्थ सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड, यानी फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का कितने टाइम के लिए? 30 सेकेंड्स के लिए। और किस डायरेक्शन में लग रहा है? साउथ डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, यानी यू। ठीक है। टेक द इंस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू बी t is equal to 0, the position of the body at that time to be x is equal to 0। लेट्स से कि ये जिस टाइम पे बॉडी पे फोर्स लगा, यानी कि टी टाइम, इनिशियली टाइम पे जो फोर्स लगा उस टाइम पे जो बॉडी थी वो x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे थी, मतलब कि उस टाइम पे बॉडी ने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है ना कि टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी एट t इज इक्वल टू 0, द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि अगर जब टाइम 0 था, जिस टाइम पे फोर्स अप्लाई हुआ उस टाइम पे पोजिशन क्या थी? 0 थी। Predict its position at t is equal to -5 second, 25 second and 100 second। यानी -5 सेकेंड, 25 सेकेंड्स और 100 सेकेंड्स पे आपको क्या निकालना है? पोजीशन निकालनी है ना। तो मतलब कि मान लीजिए ये पॉइंट है जिसमें टाइम इज इक्वल टू 0 है और टाइम और डिस्टेंस भी क्या है? 0 है। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे टाइम भी 0, पोजीशन भी 0 है। तो अगर हम टाइम पीछे जाएं तो इस पे -5 सेकेंड पे पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? आगे जाएं तो 25 सेकेंड्स पे पोजीशन क्या होगी? और फिर 100 सेकेंड्स पे पोजीशन क्या होगी? ठीक है। पोजीशन क्या होगी बेसिकली ये है। दूसरी चीज आप यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं कि अगर आप देखो कि बॉडी जो है वो मूव इस डायरेक्शन यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब जो फोर्स है वो क्या है? नेगेटिव फोर्स है, हम कह सकते हैं, है ना। अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव फोर्स है। और नेगेटिव फोर्स है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स अपॉन में मास, दैट मीन्स -8 अपॉन में 0.4.42, यानी कि -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? एक्सेलरेशन, है ना। सिंपल सी बात ये है कि ये एक्सेलरेशन आ गया। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हाँ, तो हमें निकालना है पहले डिस्टेंस, इस पर निकालना है
-5 टाइम पे। अब एक बात है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फोर्स लगा है वो t इज इक्वल टू 0 पे ही अप्लाई हुआ है, मतलब कि जब टाइम से पीछे जाएंगे तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रखा था। सिंपल सी बात यही हुई ना कि अगर जब फोर्स ही t इज इक्वल टू 0 पे लगा है, इसका मतलब इसके आगे फोर्स का इफेक्ट है, इसके पहले फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं था। तो अगर इससे पहले कोई फोर्स का इफेक्ट नहीं था, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, और अगर देयर इज नो एक्सेलरेशन दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज आ नहीं रहा होगा। तो अगर हमें -5 सेकेंड पे निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, पर यहाँ पोजीशन है, तो फॉर पोजीशन के लिए अगर हम देखें at t is equal to 0, t is equal to -5 second, and as there is no force and there is no force, तो that means कि वहां पे जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम होगी। तो स्पीड u इज इक्वल टू कितना है 10 और टाइम कितना लिया -5, तो कितना आ गया -50 मीटर। ये बात समझ में आई? यस सर। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। तो पहला यानी कि जब t इज इक्वल टू -5 सेकेंड था, उस टाइम पे जो पोजीशन थी वो आपने निकाल ली, दैट इज नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल, एक्स इज इक्वल टू ut, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 0 पे ही एक्ट कर रहा है, उससे पहले तो एक्ट कर नहीं रहा था, तो दैट मीन्स ये केस हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है 25 सेकेंड्स पे, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स पे। तो बट इसके बाद तो फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि t इज इक्वल टू 0, तो इसके बाद तो फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी फोर्स एक्ट करेगा तो उसका एक्सेलेरेशन का इफेक्ट आएगा, यानी कि हमें एक्सेलेरेशन लेना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अगर हम निकालते हैं पोजीशन एट t इज इक्वल टू 25 सेकेंड, तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या है 25 सेकेंड्स पे देखें तो x u इक्वल टू 0 पे हमारे पास u की वैल्यू कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी पोजीशन हमें निकालनी है। टाइम हमारे पास 25 सेकेंड्स है, और एक्सीलरेशन की बात करें तो वो हमारे पास कितना है -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल है, इक्वेशन लगा देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू u कितना है 10, टाइम कितना है 25 प्लस हाफ इंटू -20 इंटू 10 का सॉरी 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा -6000 मीटर, यानी कि आ जाएगा -6000 मीटर। ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा, यानी कि -6 किलोमीटर आपका आंसर आएगा फोर्स लगाने के बाद। फिर उसके बाद 100 सेकेंड्स के बाद निकालना है, तो अगेन वही बात है, 100 सेकेंड्स में t इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेंगे। टाइम कितना लेंगे सर 100 सेकेंड्स में हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स तो 30 सेकेंड्स तक के लिए नहीं अप्लाई होगा। हाँ, तो वही बात है, यानी कि फोर्स सिंपल बोल दिया कि 30 सेकेंड्स तक ही अप्लाई हो रहा है। तो जब 30 सेकेंड्स से अप्लाई होता है, इसका मतलब कि 30 सेकेंड्स तक फोर्स का इफेक्ट है, उसके बाद तो कोई फोर्स का इफेक्ट ही नहीं है। अब उसके बाद अगर कोई फोर्स का इफेक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, बॉडी तो रुक चुकी होगी 30 सेकेंड्स तक, तो बॉडी तो रुक ही चुकी होगी, या यस सर। कैसे रुक गई होगी? हमें तो ना ये तो बोला ही नहीं है ना कि 30 सेकेंड्स में रुक गई है। तो सर जैसे हमने ए पार्ट किया था वैसे ही इसे भी कर लेंगे। हाँ, इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 पार्ट में सॉल्व होगा, थर्ड पार्ट जो 2 पार्ट में सॉल्व होगा। कैसे? जैसे मान लो 0 से 30 तक तो एक्सेलरेशन लग रहा है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 से 30 के लिए हम क्या मान लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें हमारे पास u इज इक्वल टू हो जाएगा 10, जो कि हमें गिवन है। टाइम हम 30 सेकेंड्स ले लेंगे, और एक्सीलरेशन हमें -20 दे रखा है, मतलब निकाला है हमने, और h इज इक्वल टू एक्स हमें निकालना है। तो ये 30 सेकेंड्स के लिए निकलेगा। फिर 30 सेकेंड्स पे हमें देखना होगा कि वेलोसिटी क्या होगी, मतलब u पे तो 0 पे तो 10 है, तो 30 सेकेंड्स पे वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी ना, कुछ तो चेंज आ गया होगा वेलोसिटी में।
तो वो वेलोसिटी चेंज निकालेंगे तो हम 30 सेकेंड्स पे हम क्या निकालेंगे v। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन आ गई है तो v इज इक्वल टू कैसे निकल सकता है, v इज इक्वल टू a प्लस टी। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से निकल जाएगा, जहाँ पे v हमें निकालना है, u हमारे पास 10 है, -20 इंटू टी कितना है 30। ठीक है, तो इससे v आपका आ गया, कितना आ गया 20 600, 2 3 600 और ये 10 गया तो 590 माइनस का, है ना, माइनस का 590 मिल गया आपको, वेलोसिटी मिल गई। अब ये वेलोसिटी 30 सेकेंड्स के बाद कोई फोर्स तो अप्लाई हो नहीं रहा, इसका मतलब 30 सेकेंड्स के बाद जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी वही रहेगी, 30 सेकेंड्स के बाद जो वेलोसिटी रहेगी वो वही रहेगी। तो कितने सेकेंड्स के लिए रहेगी ये वेलोसिटी, ये रहेगी 30 से 100, तो कितना हो गया 70 सेकेंड्स के लिए। इसके लिए फिर क्या रहेगी, मान लो ये 30 है तो 30 से 100 तक वेलोसिटी क्या रहेगी v। तो फिर आप डिस्टेंस निकाल लोगे कैसे, x इज इक्वल टू v इंटू में t। तो v कितना है -590 इंटू में t कितना है 70 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा, समझे। यस सर। इस तरीके से निकाल सकते हो। और पोजीशन की बात है तो पोजीशन में इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसने सीधा 100 सेकेंड्स पे पूछा है, तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो v से। या फिर मेरे ख्याल से इसको और इसको मिला के बताना पड़ेगा कि क्या पोजीशन होगी, x1 और x2, इसको x1 और x2 ले लो। यस सर, x1 और x2 क्योंकि लेके, फिर उसने पूरा ही पूछा ना 100 सेकेंड्स हाँ पे। 100 सेकेंड्स का पूछा है तो फिर x1 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, समझे। हमने क्या करा, जीरो पे फोर्स नहीं लग रहा है, जो मतलब जीरो पे फोर्स लगना स्टार्ट ही हुआ है, उस टाइम पे पोजीशन जीरो थी, यानी कि जीरो से पहले कोई फोर्स नहीं लगा है, और 30 सेकेंड्स तक फोर्स लग रहा है। तो -5 पे पूछा है तो मतलब उससे पहले कोई फोर्स नहीं है, तो हमने बिना किसी एक्सेलरेशन के निकालना होगा, तो हम एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि फोर्स और मास गिवन है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। बट जीरो यानी -5 सेकेंड यानी जीरो से पहले कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 10 थी, टाइम -5 था, आंसर आ गया। फिर जब हमें 25 सेकेंड्स पे निकालना है तो जीरो के बाद फोर्स एक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन का रोल होगा, तो हमने लगा दिया u s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिससे हमारा पोजिशन आ गया। थर्ड केस में फोर्स लग रहा है सिर्फ 30 सेकेंड्स तक, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो पहले हम 30 सेकेंड्स तक पोजीशन निकालेंगे एक्सेलरेशन के बेस पे, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 30 सेकेंड्स पे कुछ हो जाएगी क्योंकि चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन है तो फिर यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी वो हमें निकालना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उससे हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी तो हमारे को वेलोसिटी मिल गया, फाइनल वेलोसिटी। अब 30 सेकेंड्स के बाद कोई फोर्स नहीं है, तो जो वेलोसिटी हो गई है, जो वेलोसिटी में चेंज आ गया वो वही रहेगा, यानी 30 सेकेंड्स के बाद वही रहेगा, तो -590 रहेगा। तो 30 से 100 तक के बीच में वेलोसिटी सेम रहनी है, तो हमने फिर लगा दिया पोजीशन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और x2 और x1 को ऐड करके 100 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर आपका जो होगा वो होगा x1 प्लस x2। ठीक है, x1 प्लस x2। क्लियर है। यस सर। इसको नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर फिर 5.11। A truck starts from rest and accelerate uniformly with 2 meter per second. At t is equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What is the velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 seconds? Neglect air resistance, take g is equal to. हाँ, तो इसमें वर्टिकल वेलोसिटी और वो आ जाएगा ना, तो ये रोल आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो बॉल ऊपर भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा हमें। रब कर दूं इसे। यस सर कर दो। यस सर। रंशिका जी, आपके कोई डाउट है? यस सर। है? कौन सा क्वेश्चन है? पहले आप पीछा के बता दो फिर मेरे बता देना। अच्छा,
तो देखो क्या सीन है 5.11 में 11 में कि एक ट्रक है, ठीक है, और ट्रक चल रहा है आगे की तरफ, जिसमें इसका जो एक्सीलरेशन गिवन है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विथ, हाँ, तो यानी कि ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है 0 और एक्सीलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ, यानी कि टाइम जब 0 था उस टाइम पे ये केस था, और 10 सेकेंड पे जो स्टोन है उसको उछाला गया, ठीक है। अब 10 स्टोन को जब उछाला गया तो यानी कि कितने पे उछाला गया 10 सेकेंड्स पे, यानी कि 0 से 10 सेकेंड्स के बीच में ट्रक की कोई स्पीड चेंज हो गई होगी, तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो स्पीड अगर निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस ए कितना है 2 इंटू टाइम कितना है 10, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये तब होगी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे। अब इस केस में स्टोन को ऊपर की तरफ उछाला गया, ठीक है, बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया, तो स्टोन इज नहीं at t is equal to 10 second a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 मीटर हाई। अच्छा, ड्रॉप किया गया है, ठीक है, तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है। तो आप सोच लिए कि आप ट्रक के ऊपर खड़े हैं, तो ट्रक चल रहा है तो उसके साथ साथ आप भी चल रहे हैं और आपके साथ साथ बॉल भी चल रही है। तो बॉल अगर चल रही है तो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी। अब आपने जिस टाइम पे उसको ड्रॉप किया उस टाइम पे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, उस टाइम पे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वर्टिकल वेलोसिटी हो गई 0, क्योंकि अभी वो ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट किया है ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई 0। और उसके बाद देखिए और जो हाइट है, हाइट जो गिवन है वो कितनी दे रखी है 6 मीटर दे रखी है, हाइट जो गिवन दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6 मीटर गिवन है आपको। तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो एक्सेलरेट स्टोन है t इज इक्वल टू 11 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे निकालना है। तो आप देखो 10 से 11 के बीच में एक का ही चेंज है, तो अब 10 से 11 के बीच में अगर निकालते हैं, हाँ, तो अब देखिए 10 के 11 के बीच में निकालते हैं, तो ये तो केस कब है, ये जो बताया ये बताया कब, जब t इज इक्वल टू क्या है 10 सेकेंड्स में, ठीक है, ये क्या है आपका 10 सेकेंड्स में, तो ये केस है। और उसके बाद अगर आप देखो तो अच्छा एक कॉन्सेप्ट पूछते हैं, बोला है उसने 11वें सेकेंड्स मतलब 10 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 11 सेकेंड्स में आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि दो वेलोसिटीज है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। मैं एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड्स की जब बात कर रहा हूँ तो जो vx है उसको मैं 20 सेकेंड्स ही 20 मीटर पर सेकेंड ही लूंगा जो हमने निकाला था, ठीक है। और अगर वर्टिकल वेलोसिटी निकालूंगा तो वो क्या होगा u प्लस ए टी, यानी कि u आपका हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियली u 0 है, और प्लस a क्या होगा 9.8, और t का चेंज डिफरेंस कितना है, जब आपने ड्रॉप किया था तब 10 सेकेंड था और निकालना कितने पे 11 सेकेंड पे, तो कितने टाइम का चेंज आया 1 सेकेंड का, तो कितना आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई आप लोगों को, मेरे को ये बताओ। अच्छा नहीं G10 सर। लेने के लिए बोला है, सॉरी G10 लेने के लिए बोला है, ये 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने वही लिया जो 10 सेकेंड्स पे था, बट यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड के बाद वाले निकाली, तो यहाँ पे 1 सेकेंड वाली बात क्यों नहीं निकाली हॉरिजॉन्टल वाले केस में, ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि Vx की वैल्यू सर मैंने 1 सेकेंड वाली 11वें सेकेंड में क्यों नहीं निकाली, मैंने 10 सेकेंड वाली क्यों ली है।
सर मोशन तो हम वर्टिकली देखते हैं ना वाई एक्सिस में, क्यों? उसमें हॉरिजॉन्टल का क्या लेंगे फिर, मतलब उसमें उसकी ज्यादा बॉल कोई वैल्यू? बॉल हॉरिजॉन्टल भी तो चल रही है ना। आप देखो, अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो ड्रॉप करते समय बॉल कैसे गिरेगा? जब आप ड्रॉप करोगे तो बॉल कैसे गिरेगा? बॉल ऐसे गिरेगी। बॉल ऐसे थोड़ा ना गिरेगी। बॉल ऐसे गिरेगी क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही गिरेगी ना यस बॉल। सर। बॉल तो ऐसे ही गिरेगी ना अगर गिराओगे आप तो, यस सर। क्योंकि इनिशियली उसके पास ये वेलोसिटी थी जीरो कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली उसके पास कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये आपको ध्यान होगा, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, तो ये केस प्रोजेक्टाइल का ही हो गया ना एक तरीके से, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। यस सर। तो प्रोजेक्टाइल में क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन होता है? नो सर। और अगर एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है तो कितना भी टाइम निकल जाए तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? नो सर। तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम कितना भी चेंज कर लो, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो क्योंकि बॉडी तो वर्टिकली गिरा रहे हो, यानी कि इफेक्ट यहाँ पे किसका आ रहा है? सिर्फ क्योंकि अब आपके हाथ से ड्रॉप हो चुका है। ड्रॉप हो चुका है तो इसका मतलब अब ट्रक का कोई इफेक्ट नहीं है, अब ग्रेविटी का इफेक्ट है। तो ग्रेविटी तो वर्टिकली लग रही है, इसका मतलब बॉल पे जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगाएगी वो वर्टिकल लगाएगी। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कोई है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, चाहे 2 सेकंड बात करो चाहे 3 सेकंड बात करो। चेंज कहाँ आएगा? वर्टिकल में। और एयर एयर रेजिस्टेंस को भी हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, प्रैक्टिकली चलो चेंज आएगा, पर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं तो नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल, पर वर्टिकल में आएगा क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 सेकंड बाद वाली निकाली है और इसमें हमने सेम ही ली है जो कि 10 सेकेंड्स पे थी। ये समझ में आ गई बात? यस सर। अब 11वें सेकंड पे उसने बोला है, तो एट 11 सेकंड पे जो फाइनल वेलोसिटी निकालोगे वो क्या निकालोगे? क्योंकि जब ये आएगा 11वें सेकंड पे तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा, और आपको निकालना होगा रिजल्टेंट। तो आप क्या कर दोगे, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 400 प्लस 100 कितना हो गया 500। ठीक है, तो ये आपकी मीटर पर सेकेंड सॉल्व कर लोगे, यहाँ आंसर आ गया रिजल्टेंट। इतनी बात समझ में आई? यानी 10√5, 10√5 आ जाएगा ना, यस सर। 10√5 आ जाएगा। अब डायरेक्शन निकालने की बात है तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन मतलब टेन थीटा। अब टेन थीटा किसी को भी ले लो, vx बाई vy ले लो या vy बाई vx ले लो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू निकाल देना, टेन इनवर्स इज इक्वल टू vx अपॉन में vy। समझ में आया? यस सर। तो ये इस तरीके से करना था। और बोलिए। सर 5.27। 5.27। A helicopter of mass 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second. एक मिनट, प्रकृति आज क्लास में आई कि नहीं देखें जरा। सर रंशिका भी तो चली गई। यही ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बच्चे, फिर वही यही यही चीज इंपॉर्टेंट होती है और यही चीज के लिए चले जाते हैं। यही मेन क्रूशियल, यहाँ आप समझ गए, यहाँ पे थोड़ी मेहनत कर ली तो बच्चे जहाँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होती है वहाँ आते ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, आप सर अपना। मुझे न्यूमेरिकल्स करके एक बात तो पता चल गई कि मेरी क्या चीज वीक है। हाँ ये जहाँ वेलोसिटी पूछी जाती है, डिस्टेंस की बात आ जाती है ना, वहाँ मेरे से क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आ रही है। वरना फ्री बॉडी डायग्राम के काफी क्वेश्चंस जो आज दिए थे आपने, मैंने कर लिए। हाँ, यही चीज है ना, इसलिए मैंने वो इसीलिए कहा था अब। कि 3 चैप्टर और 4 चैप्टर की मेरे को डिवीजन दे देना। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यही तो चीज़ है ना कि अब आप कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि आपकी वीकनेस कहाँ है।
इसलिए मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस देता हूँ। अब जैसे अगर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दूंगा तो आप करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, क्योंकि थ्योरी तो इजी है। थ्योरी में क्या है, आपको देखना है, रट लेना है, वही लिख के आ जाना है। मेन तो न्यूमेरिकल से पता चल रहा है ना कि आप कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना ईशा? हाँ सर, वो तो फ्री बॉडी डायग्राम उल्टा फिर उसके कॉन्सेप्ट काफी इजी भी लग रहे हैं और सम्स भी हो गए थे, बट ये जो वेलोसिटी है आफ्टर 1 सेकेंड या 11 पे, इनमें मतलब थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं, करनी पड़ेगी ज्यादा। तो इसीलिए तो ट्यूशन पढ़ रहे हो ना मेरे से। यस। अगर तुम्हें सब आता तो क्यों पढ़ते मेरे से, ये बताओ, हैं? सर ये ना 9th में भी था, जब ये वेलोसिटी वाला चैप्टर तब भी आया था ना, तब भी मेरे से इतने अच्छे से नहीं होता था, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं फिर हो बेटा, गए थे। होता है, ये प्रैक्टिस की बात है। आप अपना जितना टाइम इसको दोगे ना, उतने अच्छे से ये प्रैक्टिस हो जाएगी, उतने अच्छे से आप समझ जाओगे, है ना? प्रैक्टिस करने वाली बात है। आप जितना टाइम इसको दोगे, जितना टाइम समझोगे, उतनी अच्छी चीज़ है। अब मैं जैसे हूँ, मैं जरूरी थोड़ा ना कि मैं जैसा अभी पढ़ा रहा हूँ वो 5 साल पहले भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है उस समय मेरे पास कोई कमियाँ होंगी, मैं भी तो सीखते ही आ रहा हूँ ना। तो टाइम देने की बात होती है, टाइम देते हो ना तो टाइम दोगे तो अपने आप सीखते रहोगे। बाकी तो हम अपना सर मैं एक्सपीरियंस शेयर आज कर से ज्यादा टाइम फिजिक्स ही कर रही होती हूँ, क्योंकि सकते। केमिस्ट्री मेरे को समझ नहीं आ रही है। अच्छा, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही? सर वो तो पिछले साल भी कहाँ आई थी, रट्टा तभी तो लगाया था लास्ट में। केमिस्ट्री में और कुछ इस समझने साल वाला है? भी। केमिस्ट्री में कुछ समझने वाला है नहीं ना ज़्यादा। केमिस्ट्री में a helicopter of mass 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second. The crew and the passengers weigh 300 kg. Okay. मतलब कि हेलीकॉप्टर के अंदर जो पायलट है और जो पैसेंजर, उन सबका मिला के 300 केजी है, और हेलीकॉप्टर का मास 1000 केजी, यानी कि टोटल मास जो हो गया वो कितना हो गया? 1300 केजी ना। तो टोटल मास कितना हो गया? 5.27। तो टोटल मास हो गया आपका 1000 प्लस 300, दैट इज 1300 केजी। और 1300 केजी होने के बाद आगे क्या बोल रहा है? राइजेज विद वर्टिकली एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वर्टिकल एक्सेलरेशन है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, यानी हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। द क्रू एंड गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। तो ये वही हो गया, ये एपरेंट वेट वाला केस हो गया है। मान लो ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, इसके अंदर इसका पूरा मास जो है वो ये है, और एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसका हो गया mg, और ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो अब क्रू का पूछा है, तो अगर सिर्फ क्रू का पूछा है ना, तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ क्रू का मास आएगा, हेलीकॉप्टर का मास नहीं आएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर के फ्लोर पे पूछा जा रहा है। तो सिर्फ क्रू का मास होगा, तो इसको हम ले लेते हैं स्मॉल m, दैट इज स्मॉल m आपका है क्रू का मास, दैट इज 300। ठीक है। तो आप देखिए, आप एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है फर्स्ट केस, तो क्या होगा? जिस तरफ एक्सेलेरेशन उस तरफ पॉजिटिव, जिस तरफ नहीं है उस तरफ नेगेटिव, नेगेटिव और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? एम ए। तो आर इज इक्वल टू क्या में। आ गया? एम ए प्लस एम जी, यानी कि एम इज इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस जी, यानी कि 300। ए कितना है? 15 प्लस जी कितना होता है? अब 9.8। ठीक है, अगर 10 नहीं लेने के लिए बोला तो 10 ही लेने के लिए बोला हुआ है, 10। तो कितना हो गया? 300 प्लस 25 इंटू में, तो 25 ये 75, यानी कि 7500 न्यूटन। एपरेंट वेट वाला केस हो गया ये तो ईशा। हाँ सर, वो मैं कंफ्यूज हो रही थी मास में। हाँ, अब देखो आगे बोल रहा है एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, यानी सराउंडिंग एयर पे उसको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, जो उसका रोटर है यानी कि पंखड़ी है। तो रोटर है तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर का भी वेट आ गया और क्रू का भी वेट आ गया, है ना? तो ऐसे में उसको जो है टोटल मास लेना पड़ेगा, यानी कि 1300 मास लेना पड़ेगा। ठीक है, रोटर को फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है। तो अगेन वही केस है, ये वही चीज़ आ जाएगी, सेम यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल m की जगह कैपिटल M लेना पड़ेगा।
स्मॉल m की जगह कैपिटल M लेना पड़ेगा, तो इक्वेशन आपकी सेम तरीके से बन जाएगी, R इज इक्वल टू कैपिटल M A प्लस जी। तो कैपिटल M हो गया 1300 और A प्लस जी हो जाएगा कितना 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 32500 32500 न्यूटन। समझ में आया? ये इक्वेशन सेम बन जाएगी इसी के तरीके से, बस अब ये कि मास कैपिटल आ जाएगा। ओके सर। और थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर टेक जी। तो सिंपल सी बात है, जितना फोर्स हेलीकॉप्टर का रोटर नीचे की एयर पे लगाएगा, एयर उतनी ही फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन, ताकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ सके। ठीक है, तो जो ये सेकंड का पार्ट हो गया जिसमें ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। उसी तरीके से अगर थर्ड पार्ट देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड लग जाएगा, ये इतना ही लगेगा फोर्स, कितना लगेगा 3250 न्यूटन, बट इस बार वर्टिकली अपवर्ड लग जाएगा क्योंकि एयर लगा रही है। ठीक है। ओके सर। और कौन सा है? सर इसके बाद वाला भी। इसके बाद वाला कौन सा? 28। ओके। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर flowing horizontally with a speed of 15 meter per second gushes out of the tubes of cross-sectional area, अच्छा, and hits the vertical wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of water, assuming it does not rebound? अच्छा, सो बेसिकली जो फ्लोर से निकल रहा है तो हमें बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो ट्यूब में से पानी का जो पानी आ रहा है उसका मास भी निकालना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो इसमें आपको स्पीड दे रखी है कि कितनी स्पीड से निकल रहा है, और एरिया दे रखा है, एरिया क्रॉस सेक्शनल दे रखा है। इसको जो हम कर सकते हैं, पहले तो हमें मास ही निकालना पड़ेगा। इसको देखिए जरा, मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाँ जी सर। मास अपॉन में वॉल्यूम, ये डेंसिटी है। पर अगर हमें जैसे मास निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, ये हम करते हैं जब हमें मास निकालना होता है। ठीक है, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हम 1000 मीटर क्यूब हम मान के चलते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आप हो तो आपको ये हमने बहुत बार यूज़ किया है और आगे भी यूज़ करेंगे चैप्टर 8-9 में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1000 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जब केजी में लिया जाता है। वॉल्यूम की अगर ओके सर। बात करें तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, ये आपसे ध्यान रखो। जैसे कि क्योंकि पाइप है तो पाइप का मतलब क्या है, सिलेंड्रिकल, यही होगा ना, सिलेंडर टाइप का पाइप होगा, तो उसमें से पानी यस निकल सर। रहा होगा। तो हम 1 सेकंड में बात करें कि 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है, मास कितना निकल रहा है। तो अगर आपसे मान लीजिए इसकी हाइट एच दे रखी हो या लेंथ दे रखी हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है, और आपसे बोला जाए कि इस सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकालना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सर कुछ होता है, मैं भूल गई। पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर ओके। के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? सर्कल। सर्कल के एरिया का। ये आपसे नया फॉर्मूला है जो हम बार बार यूज करेंगे, एरिया इंटू एच, या इसको और सिंपल में कह लें कि एरिया इंटू लेंथ। तो हम बहुत जगह एरिया इंटू लेंथ एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे
वॉल्यूम के लिए, ठीक है, बहुत जगह यूज करेंगे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अच्छा, मैं क्लास रीहोस्ट कर रहा हूँ, आप दोबारा से रिज्वाइन कर लो। ओके सर। कोई नहीं सर, अब एक क्वेश्चन ही तो रहा है। नहीं नहीं, बाकी बाद में बच्चे अगर देखेंगे तो। रंशिका भी गायब हो गई। सर वो तो काफी पहले चली गई थी। चलो, दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? सर रुको एक बार देखने दो। हाँ 59 वाला भी नहीं आ रहा था। कौन सा? 5.29। 5.29, अच्छा। ये जब मिटा हुआ है क्या है? 10 रुपी कॉइन है? नहीं सर, 1 रुपी कॉइन के मतलब वो 10 है। 10 कॉइन रखे हैं एक के ऊपर एक, एक एक रुपए के। ये मिस प्रिंट यहाँ पे मिटा हुआ है ना, इसलिए पढ़ नहीं पा रहा। क्वेश्चन पढ़ना है थोड़ा, स्टार्टिंग की लाइन। रुको सर पढ़ती हूँ। मैंने भी क्योंकि पीडीएफ से ही देखना है, मेरे पास बुक भी है नहीं। रुको। 10th rupee coins are put on रुको मैं top पढ़। of each other on table. Each coin has a mass. अच्छा, each coin has a mass. सर सेम ही मतलब मास ऑफ MKG। तो मतलब 10 कॉइन हैं जो एक के ऊपर टॉप एक ऑफ, रखे हैं। हाँ समझिए, टेबल विच each coin has mass mkg. Give the magnitude and direction. The force on seventh coin counted from the bottom due to all the coins on its top. The force, easy question. सर फिर भी अब वो समझा दो। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मान लो मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है और उसके ऊपर भी कोई ऊपर बैठा हुआ है और मैं किसी और के ऊपर बैठा हूँ, मतलब 4 बंदों का केस यस समझा। सर। थोड़ा ना यस प्रैक्टिकल सर। क्वेश्चन जब समझो ना, तो एक प्रैक्टिकली थोड़ा देखा करो। मैं किसी सर और के मैंने ऊपर इसका आधा, इसका मैंने थोड़ा बहुत पार्ट तो सॉल्व किया था, अच्छा, बट स्टिल मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ देखो देखो, तो मतलब मैं किसी और के ऊपर बैठा हूँ, मेरे ऊपर कोई और बैठा है और उसके ऊपर भी कोई ऊपर बैठा है, तब मेरे ऊपर 2 बंदे बैठे हैं और मैं एक बंदे के ऊपर बैठा हूँ। तो अगर मैं, मेरे ऊपर अगर फोर्स निकालने की बात होगी तो मेरे ऊपर फोर्स कितने बंदों का लगेगा? जो आपके ऊपर 3 बंदे हैं उनका। ऊपर जो बंदे 3 बंदे जितने, उनका जो मेरे नीचे उसका फोर्स हाँ। लगेगा। नो सर, और उसके अगर ऊपर मेरे, आपका फोर्स लगेगा। हाँ, और अगर मान लो कि जो सबसे टॉप पे बैठा है उसके ऊपर कोई फोर्स पूछा जाए तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? सर उसके ऊपर तो जो एयर के बाकी फोर्सेस है वो लगेंगे और बाकी एमजी लगेगा। तो कोई फोर्स वैसे नहीं नहीं लगेगा, लगेगा। कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, मतलब कहने का। तो यहाँ पे देखो क्या है, 10 कॉइन है, अगर हम देख लें ऐसे 10 कॉइन रखे हुए हैं टेबल के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो उसने 7th के ऊपर पूछा है, तो 7th के ऊपर कितने कॉइन? 3 कॉइन। तो अगर 3 कॉइन की 3। बात करें तो 7th के ऊपर फोर्स, मतलब कि यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे फोर्स निकालने का मतलब है कि इन तीनों का मास ऐड होगा। तो क्या होगा? m प्लस m इंटू में g, यानी 3mg आ जाएगा। यानी कि 7th के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा 3mg और उसके ऊपर लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यस r इज इक्वल सर। टू कितना आ जाएगा? सर हटो तो दिख नहीं रहा डायग्राम। हाँ अब ठीक है। तो सर हमारे फोर्स कितना आ पास जाएगा? r इक्वल्स टू 3mg आ जाएगा। तो फोर्स इतना ही आ जाएगा फिर। यस ओके, इजी था ये तो फोर्स हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है, द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। अगर 8th कॉइन की वजह से फोर्स निकालने की बात कहे तो सिंपल सा लॉजिक है, 8th कॉइन की वजह से लगाएंगे तो 8th कॉइन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी तो 10 और 9 की वजह से लग रहा होगा। यस सर। अगर हम 8 कह रहा है कि 7th के ऊपर 8 की वजह से फोर्स निकालो, पर 8 के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 10 और 9 का भी लग रहा है ना? और यस 8 सर। यानी 10 और 9 का फोर्स 8 पे लग रहा है और 8 का फोर्स 7 पे लग रहा है, तो मतलब 10 और 9 सर का ये भी फिर उसमें से ऐड हो जाएगा। टोटल हो जाएंगे। तो फिर से टोटल हो जाएंगे, तो अगेन आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3mg। ओके।
ओके मतलब अगर हम 8 का फोर्स निकालेंगे तो 9 और 10 को गायब ना कर देंगे, वो तो अभी भी ऊपर ही बैठे हुए हैं, ओके सर। फोर्स तो उनका भी ऐड होगा ही। फिर नेक्स्ट देखो, द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। तो सर ये रिएक्शन, चारों के ऐड हो जाएंगे? अच्छा रिएक्शन पूछा है। नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन, यानी 6th कॉइन का 7 पे कितना लग रहा है, इसका मतलब इस पे कितना लग रहा है, तो इस पे तो फिर 7th भी तो ऐड हो जाएगा। यस सर। 10, 9, 8 और 7 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो 7 के ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन है। अभी 6 के ऊपर का निकालोगे तो 6 में 10, 7 से लेकर 8, 10 तक चारों ऐड हो जाएंगे, तो थर्ड का आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 mg। नॉर्मल रिएक्शन मतलब 4 mg, ओके सर। क्योंकि मोशन तो है नहीं, मोशन नहीं है तो ये तो इजी एक्सेलरेशन, था वैसे। एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं, है ना। तो अब बताओ ये इजी था या यस मुश्किल सर। था? इजी था ना, काफी इजी था क्वेश्चन तो। इजी था सर। यस और कोई, सर। और कोई क्वेश्चन? और सर वो एक मैन वाला था, वो पुली वाला केस जो दो तरीके से उठा रहा है, तो उसके जो सरफेस पे लगेगा रिएक्शन वो बताना है। ये हुआ कि नहीं, बताऊं कि नहीं बताऊं? सर मतलब आधा हुआ आधा नहीं हुआ, तो बता ही दो। A block of mass 25 kg is raised by a 50 kg man in two different ways and shown the figure। हाँ, ये कैसे उठा रहा है, कैसे उठा रहा है, ठीक है। What is the action on floor by the man in the two cases? हाँ, तो फ्लोर पे दो रिएक्शन हो गए। यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले डायग्राम में जो मास 25 केजी है और जो मैन का मास है वो भी दोनों का ही एक्शन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आदमी का फोर्स है, वेट है, क्योंकि आप जब फोर्स लगाओगे तो आपने कुछ मतलब ऐसे ही लिखा रखा है, तो फ्लोर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, फोर्स आ रहा है, वो मैन का भी आ रहा है और उसने जो पकड़ रखा है। क्योंकि अगर मान लो ये एक एग्जांपल एक तरीके से हो गया कि मैंने एक बाल्टी, मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ और मैंने बाल्टी में पानी भर के मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो एक मैं नॉर्मल बिना बाल्टी के खड़ा हूँ, जैसे कि ये फ्लोर है, तो इस पे ये आदमी खड़ा है, ठीक है। तो इस पे अगर अभी आप नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो सिर्फ इसका क्या आएगा, mg आएगा ना। नॉर्मल रिएक्शन आर इक्वल यस टू क्या सर। आएगा, mg आएगा। बट मान लो कि इसने क्या कर रखा है कि एक बाल्टी पकड़ रखी है जिसमें पानी है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, m प्लस m डैश इंटू में g, यही आ जाएगा, क्योंकि तो इसका भी मतलब मास। ये पूरा एक सिस्टम बन जाएंगे। हाँ, तो फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या है, वो एक तरीके से समझ लो कि एक हाथ में बाल्टी लेके खड़ा है और वो दूसरी साइड खड़ा है, वो वहां पे वो है, तो मतलब वेट तो फ्लोर पे ही आएगा ना, तो वो केस हो गया। यस सर। तो इसलिए हम यहाँ पे टोटल मास ओके लेके सर। चलेंगे, ऑब्जेक्ट का भी और मैन का भी, ठीक है। ओके सेकंड सर। वाले केस में क्या है कि इसमें उल्टा केस हो जाएगा, कि मतलब मैं जब खींच रहा हूँ तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी ऊपर की तरफ उठेगी, है ना, यस ऊपर की सर। तरफ उठेगी, क्योंकि जब मैं एक बॉडी को फोर्स खींच रहा हूँ तो मैं एक तरीके से, अगर जैसे मेरे को यहाँ पे ये 25 केजी का जो मास है और इसको मैं इधर से खींच रहा हूँ, तो अगर मेरे को इसको ऊपर उठाना है तो इसको फोर्स लगाने के लिए जितना फोर्स इसको उठाने के लिए लग रहा है वही फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना मेरे को। यस सर। तो मतलब कि मैं जब खींच रहा हूँ तो मैं रोप पे उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, इसके बराबर फोर्स लगा रहा हूँ, और फ्लोर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मेरा फोर्स लग रहा है, यानी कि इस आदमी का फोर्स लग रहा है, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। इसका फोर्स लग रहा है यहाँ पे, यानी कि ये हो गया mg। बट जब ये पुली से ये रोप को खींच रहा है तो यहाँ पे जो ये 25 केजी का रोप है, तो ये सेम मास लगा रहा है, तो मतलब इस बॉडी का जो वेट है वो इधर लग रहा है डाउनवर्ड, और इसका यस वेट ऐसे जा रहा है ना। तो मतलब ये सर। दोनों फोर्स, इसका फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो मतलब कि अगर मैं नॉर्मल एपरेंट वेट अगर निकालूंगा, नॉर्मल फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन निकालूंगा, तो इसका वेट यानी मैन का वेट माइनस इस ऑब्जेक्ट का वेट, ऐसे करूंगा ना, ओके। समझे। यस सर। हाँ, तो हमें वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे को लगाना पड़ा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर उठ रहा हूँ, और वो कितना उठ रहा हूँ, जितना उस ऑब्जेक्ट का मास है उसके हिसाब से उठ रहा हूँ। तो फ्लोर पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो थोड़ा कम लगेगा, वो कितना कम लगेगा, वो उस ऑब्जेक्ट के मास से उतना वेट माइनस कर दो, तो ये फोर्स आ जाएगा आपका। ओके सर।
समझे नहीं समझे? जाएगा। समझ गए सर, ऐसे तो हमने केस भी किया था, रोड रोलर वाला भी, जब ऐड हो गया थे मास्टर्स और सब्ट्रैक्ट हो गया था। तो वही वाला केस है यहाँ पे, समझे? ओके सर, और कोई? मैं दोबारा ट्राई करूंगी। नहीं सर, बाकी तो ऑलमोस्ट हो ही गए थे, हम्म बाकी मैं दोबारा से ट्राई